चलिए, 60 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है बायोलॉजी का, हर टॉपिक का चल रहा है, एक-एक टॉपिक छूटेगा नहीं। और इसमें जो चल रहा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। 54 क्वेश्चन तक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर आते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से। अगर टॉपिक पढ़ते आ रहे होंगे मेरा एनसीईआरटी का ऑनलाइनर का, उसी का एमसीक्यू मैंने तैयार किया है। सिर्फ़ आपके लिए कि आप एग्ज़ाम निकालें। इस तरीके का कोई हम नहीं देखे हैं कि वन लाइनर और उसी वन लाइनर का एमसीक्यू पढ़ा रहा है या नैनी कार्ड में पढ़ा रहा है। प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हैं और हाइप देते रहिए, हाइप देने से थोड़ा-सा हौसला बनता है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण से रक्षा कौन-सी रक्त कोशिकाएँ करती है? बताइए, मानव शरीर में जो संक्रमण होते हैं, संक्रमण से रक्षा जो करता है, कौन-सी रक्त कोशिकाएँ करती है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे श्वेत रक्त कणिका करते हैं। तो श्वेत रक्त कणिका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिका होता है, जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है? अगर मैं बात करूँ दूसरे प्रश्न का, दूसरा प्रश्न है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? बताइए यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाएगा? डबल स्टार है मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सर्वदाता याद रखिएगा मैंने महाभारत से जोड़कर एक स्टोरी बनाई थी कि दान देने वाला कर्ण था और लेने वाला सिर्फ लेने वाला देने वाला नहीं था, वो था दुर्योधन। दुष्ट व्यक्ति जो कि 5 गाँव भी दिया था तो बाद में छीनने की बात हुई थी। 5 गाँव क्या, एक धूर भी ले देने के लिए तैयार नहीं था। और दिया भी तो वो भी छीन लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्योधन अगर है तो एबी ब्लड वाले हैं। कैसे? वो अपने आप को सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। और ओ ब्लड वाला जो है वो कर्ण है। बेचारा लेता ही नहीं है, देता ही रहता है। तीसरा प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन किसके परिवहन में सहायक है? बता सकते हैं? अगर मैं बात करूं, रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है किसके परिवहन में सहायक होता है? मतलब ट्रांसपोर्ट में काम देता है, बताइए कौन सा? बताएंगे तो हम बताएंगे उसका, अगर परिवहन की बात होगी, चलने की बात होगी, हेल्प करने की बात होगी, तो भाई किसे? ऑक्सीजन को ही तो बताएँगे, क्योंकि इसके बिना ज़िंदा रह सकते हैं क्या? नहीं, ऑक्सीजन के बिना तो चल ही नहीं सकते, डबल स्टार है। देखिए डबल स्टार मतलब कि इम्पोर्टेंट। फोर्थ प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो ह्यूमन जो नॉर्मल व्यक्ति का बॉडी जो है, उसका ब्लड जो है, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब अगर पूछता ना, तो हम बता देते उसका पीएच मान थोड़ा कम होता। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान पता है? हाँ, पता है 6.5 नहीं होगा, होगा ऑप्शन नंबर सी 7.35 से लेके 7.45 तक है। मतलब 7.4 इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? 5 लग गया वो अलग बात है। चलिए। अब इसी में बताइए रक्त समूहों की खोज किसने की? तो रक्त समूह का खोज करने वाले तो भाई खोजकर्ता, ब्लड ग्रुप की करने वाले वही तो थे, लैंड स्टीनर। तो लैंड स्टीनर कहाँ है? लैंड स्टीनर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए ये भी हो गए। छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है नष्ट होना है तो किडनी में होगी नहीं, नष्ट में इसमें तो शुद्धिकरण की बात होती है। पीलिया, पीलिया जो है ब्लड का एकदम बर्बाद कर देता है, इसकी हत्या हो जाती है, आत्महत्या की थैली कहिए इसको, है ना? आप जानते हैं। चलिए 7वें प्रश्न की बात करेंगे, रक्त दबाव का समान मान कितना होता है? मतलब रक्त दबाव का समान मान अगर पूछे कितना माना जाता है, बता सकते हैं? तो हम बताएँगे कि भाई रक्तचाप की बात हो रही है, तो 120 से 80 एमएम/एचजी में बताया जाता है। तो 120/80 हम बताते हैं, है ना? एमएम/जीएच में मापा ही जाता है ना रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। यही तो है, रक्तचाप वही हुआ। सवाल बस इतना ही है। याद रखिएगा, जो रुधिर जमता है हमारा, ब्लड जो जमते हैं, किस खनिज की आवश्यकता होती है जब ब्लड जमता है तो? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है ना? तो ये सब सवाल हम एक्स्ट्रा करते चलेंगे।
8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है कि रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड जो है हमारा किस टाइप का टिश्यू है, किस प्रकार का ऊतक है? बताएँगे? तो हम बताएँगे भाई ये तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिविटी या कनेक्टिव टिश्यूज़ है। तो कहाँ है फिर तरल संयोजी ऊतक? ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर होगा। इससे पहले क्या है कि मनुष्य का रक्तचाप जान गए 120/80। चलिए 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षीय प्रोटीन किस कारण बनते हैं? तो हमारा जो रक्त प्लाज्मा है, मतलब रुधिर प्लाज्मा बोलते हैं, रक्त को रुधिर बोला जाता है, में प्रतिरक्षी जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? किस कारण होते हैं? तो लिम्फोसाइट का नाम सुने हैं? सुने होंगे। तो लिम्फोसाइट ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट ये आंसर आपका होगा। तो लिम्फोसाइट आ जाए, मतलब देखिए प्रोटीन्स कहने का मतलब है कि ये हटकर हटा दें, प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी में अगर प्रोटीन्स के जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक में एक्शन का काम करता है, तो किसके कारण होता है? तो हम लिम्फोसाइट के कारण बताएँगे। आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रतिरक्षी प्रोटीन्स बोल दीजिए, मतलब चाहे ये बोल दीजिए कि ब्लड प्लाज्मा में या रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ किसके कारण निर्मित होता है? तो हम बताएँगे लिम्फोसाइट के कारण होता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है? ऐसे भी सवाल पूछते हैं, ज़रूरी नहीं कि हिंदी वाला दे दे, इंग्लिश वाला भी दे सकता है। 10वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक वृद्धि किस रोग का लक्षण है? बताइए। श्वेत रक्त कणिका जो होता है, हमारा जो ब्लड डब्ल्यूबीसी, है ना? उसमें अत्यधिक मात्रा में अगर उपस्थित है, उसके कारण कौन-सा रोग होने की संभावना है? तो ल्यूकेमिया नामक रोग होने की संभावना है। तो ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, या इसे रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर बोलते हैं। समझ गए? चलिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि दिल का दौरा जो होता है, हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, कि पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? जो अटैक होता है पहले घंटे में, तो गोल्डन आवर बोला जाता है। वो गोल्डन आवर है भाई, बच गए। उसके बाद तो ऐसे सच बताऊँ, हार्ट अटैक पुरुषों में ज़्यादातर इसलिए होते हैं कि अपना तनाव कहीं शेयर नहीं करते। चलिए, 11वें प्रश्न का अब बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का दबाव किससे अधिक होता है? बताइए, मनुष्य के शरीर में जो रक्त का दबाव है, किससे अधिक होगा जी? बताइए, प्लीज़ कमेंट करेंगे रक्त का दबाव। तो अरे भाई रक्त का दबाव अगर पूछे, मानव शरीर की बात हो रही है, तो वायुमंडल दाब से अधिक होगा ना। तो वायुमंडल दाब कहाँ है? वायुमंडल दाब, ठीक है? एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, चलिए उससे अधिक ही होता है। 12वां प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य पूछते तो हम बताएंगे इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होते हैं उसका मुख्य कार्य यही होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो शुगर लेवल को कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा कि क्या है, रक्त में शर्करा का मात्रा का कंट्रोल करता है। चलिए, 13वें प्रश्न आ चुके हैं। 13वां प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो अगर आपसे पूछे कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाएगा, तो हम बताएंगे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में करेंगे। तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। चलेंगे 14 प्रश्न की बात कर रहा हूँ। 14 प्रश्न है कि रक्त के थक्का बनने से या रक्त के थक्का में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो रक्त के थक्का बनने में कौन सा तत्व इनिशियल है भाई? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो रक्त का थक्का के लिए मैंने बताया था कि रुधिर जो जमता है, रक्त का थक्का जो होता है, उसमें कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी। ब्लड क्लॉटिंग की बात हो जाएगी ना, तो लगा दीजिएगा। ऐसे एक जान लीजिए, एक अभिक्रिया होता है, रक्त का थक्का बनाने के दौरान जो अभिक्रिया होता है वो बता देते हैं। थ्रोब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन हो जाता है। अब थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन अगर आ जाए तो वो फाइब्रिन होगा। अब फाइब्रिन प्लस ब्लड मिल जाए तो रक्त का
थक्का बन जाता है, ये सर्कुलर चलता है, तो कैल्शियम की मात्रा ऑप्शन में था तो इसलिए कैल्शियम होगा। याद रखिएगा, थ्रोम्बिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिन इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद फाइब्रिन जाके रक्त में मिलेगा ना, तब रक्त का थक्का बनता है। तो ये जो है मैंने वन लाइनर में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो मेरा देख लीजिएगा हर ढंग से, टॉपिक वाइज भी और मैं हमारा था ऐड भी किया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं 15वां प्रश्न, जैविक क्रियाओं को तेज करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जैविक जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया कहिए, क्रिया कहिए जो कर सकते हैं और तेज कर दें, तो उसमें कौन-सा पदार्थ होगा उत्तरदायी? तो एंजाइम होगा। एंजाइम के बिना कुछ होगा जी? बताइए, नहीं होगा। चलिए, 16वें प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है, हृदय तक रक्त पहुँचाने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? तो बताइएगा प्लीज़। हृदय तक रक्त पहुँचाने वाली जो धमनी होती है ना, जिसे आरबीसी बोलते हैं, वो मुख्यतः कहाँ बनती है? फिर से सुनिए। 16वां प्रश्न है कि हृदय तक रक्त पहुँचाने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? तो हृदय तक रक्त पहुँचाने वाली धमनियाँ जो कहलाएगी, वह हृदय धमनियाँ कहलाती है। अब हृदय धमनियाँ को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोनो कोरोनरी धमनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, कोरोनरी धमनियाँ बोला जाता है। क्लियर हो गए? चलिए, अगर मैं बात करूँ 17वें प्रश्न का, 17वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ जिसे आरबीसी जो है बोलते हैं, वो कहाँ बनती है या कहाँ निर्मित होती है? तो हम बताएँगे अस्थि मज्जा में होती है, बोन मैरो में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में। पीलिया में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। समझ गए? चलिए, और गुर्दा किडनी में शुद्ध होता है ब्लड। 18वां प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत अगर पूछे कितना होता है? प्लीज़ बताइएगा। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत अगर पूछे ना तो 90% होता है। 19वें प्रश्न की बात करें, स्टार्च के जल अपघटन से जो है कौन-सा एंजाइम बनता है? तो स्टार्च के जल अपघटन से कौन-सा एंजाइम बनेगा? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे हाँ, एमाइलेज बनता है। तो एमाइलेज कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ये सब एमसीक्यू अगर करके जाते हैं ना तो इससे हार्ड कोई एमसीक्यू कोई नहीं देगा। ईज़ी टू हार्ड है, अगर दे रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। और रेलवे की तैयारी करें या किसी भी चीज़ की तैयारी करें, 100% वादा करता हूँ, पढ़ के जाइए। रक्त का थक्का बनने में किस एंजाइम द्वारा जो है फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में जो है परिवर्तित होता है? तो हम बताए थे आपको कि अगर फाइब्रिनोजेन अगर पूछे और फाइब्रिन अगर लग जाए तो वो थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो जाता है। अगर इन दोनों प्लस में आ जाए तो थ्रोम्बिन का निर्माण कर देगा और यही थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन जो है अब फाइब्रिन में मिल जाएगा। मान लीजिए थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिन में मिल जाएगा तो फाइब्रिन का इस्तेमाल हो जाएगा। फाइब्रिज़ोन में मिला दीजिएगा ना इसमें, तो फाइब्रिन हो जाएगा। फाइब्रिन में अगर रक्त मिला दीजिएगा ना, ब्लड, तो रक्त का थक्का बन जाएगा। क्लियर? ऐसे ही गेम है। अगर 21 क्वेश्चन नंबर है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में कौन-सा आयन महत्वपूर्ण है? कौन-सी बातें महत्वपूर्ण है? कौन-सी चीज़ें महत्वपूर्ण है? यही पूछ रहा है। तो रक्त का जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ये तो हम बता चुके हैं। अगर हमारा हार्ट की बात हो रही है, तो हृदय की धड़कन नियंत्रित अगर करना है और दिल की धड़कन को कंट्रोल अगर करना है ना, इसमें बहुत अच्छी भूमिका क्या है? पोटेशियम की भूमिका है। समझ गए? ये सब जानते हैं। आप क्वेश्चन को फ़ील कीजिएगा ना, तो आपको अपना जैसा फ़ील होगा। अब मान लीजिए हृदय की बात आए और हम लोग हृदय से सोचे ना, तो क्या समझ आएगा? हृदय की बात आए ना, तो एकदम आनंद लीजिए, क्योंकि दर्द भी हृदय ही सुनने की कोशिश करता है और मुस्कुराने की भी हृदय ही आनंद लेता है। तो आनंद लीजिए। और ये जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं ना, हृदय का कोई काम नहीं है, दिल का कोई काम नहीं है। दिमाग का प्रेशर हमारे हृदय पे पड़ता है। तो हृदय कैसे काम नहीं करता? दिमाग का प्रेशर हृदय बेचारा सहता है। तो हृदय काम करता है कि नहीं? तो इसलिए हृदय की बात हो तो आनंद लीजिए, मुस्कुराइए और ये सोचिए कि हमारा हृदय, हमारा हार्ट दर्द और खुशी दोनों जानता है। दर्द हुआ तो हार्ट अटैक, खुशी हुई तो ज़्यादा हार्ट अटैक। तो मेरा हृदय तो बेचारा नाजुक है ना। 22वां प्रश्न है, एंजाइम किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो एंजाइम की अगर बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार का पदार्थ होगा? तो हम बताएँगे जैव उत्प्रेरक होगा, बायो कैटालिस्ट होगा। तो बायो कैटालिस्ट कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? 23 क्वेश्चन नंबर है हृदय गति
की एक आवृत्ति में कितना समय लगता है? तो हृदय गति की एक आवृत्ति में कितना समय लगेगा? 23 का आंसर का जवाब दीजिए प्लीज। 23 का आंसर का जवाब देंगे तो यही जवाब है कि 0.8 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन नंबर है, कुत्ते का भुगना और मेरा मुस्कुराना सेम ही लगता है। चलिए जो कर रहा हूँ, मुस्कुराने के लिए कोई भी फनी बन सकता है। अगर आपको मेरे कमेंट करने से आप मुस्कुरा सकते हैं तो मुस्कुराइए, आपके लिए नई अकेडमी बनाई है। रक्त दबाव का नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है? तो रक्त दबाव जो है उसका नियंत्रण अगर पूछे किस ग्रंथि से होगा तो हम बताएंगे अधिवृक्क ग्रंथि से होगा, एड्रेनल ग्लैंड से होगा। ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क। ठीक है 25 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग। मानव शरीर में जो है रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव शरीर का अगर शुद्धिकरण होता है ब्लड का तो कहाँ होगा? इसमें होगा, क्या बोलते हैं, किडनी में होगा, गुर्दा में। तो किडनी और गुर्दा क्या है? डायलिसिस है, डायलिसिस के माध्यम से। तो देखिए अगर सही किडनी है तो अपने डायलिसिस होते रहेगा, अगर खराब हुआ तो डॉक्टर डायलिसिस करेगा। चलिए अगर मैं बात करूं 26 क्वेश्चन नंबर की बात करें कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा जी? बताइए आरबीसी पर क्या पड़ता है? हाई लेवल पे जाइएगा तो भाई लाल रक्त कणिकाओं में अगर संख्या की बात करें ना तो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, तो संख्या बढ़ती है, बस इतना जान लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ना, ये दिख रहा होगा, इंक्रीज होगा। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 27 है, एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है? एनीमिया जो होता है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होगा? प्लीज कमेंट कर सकते हैं तो करिए, तो हम बताएंगे फेलिक एसिड से होता है। फोलिक एसिड या फेलिक एसिड बोल दीजिए, तो फोलिक एसिड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है अगर बात करें 28 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा। अब शिरा की बात करें तो वेन, वेन याद रखिएगा, वेन कहा जाता है शिरा को। तो सबसे लंबी शिरा बता दीजिए, तो ग्रेट सेफिनल शिरा बोलते हैं, जिसे पैर में उपस्थित होता है, मतलब पैर में होता है, तो कौन सा? ग्रेट सेफिनल शिरा बोल देंगे। ठीक है क्लियर, वेन बोलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, 29 क्वेश्चन नंबर है, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या में रक्त कैंसर की संकेत मिलता है? अगर मान लीजिए श्वेत रक्त कणिका कम रहा है ना, तो रक्त कैंसर होने की संभावना जो है ना 12,000 सीसी है तब। तो 12,000 सीसी में होता है तभी काउंट किया जाता है। 30वां प्रश्न आ चुके हैं हम लोग। 30वां प्रश्न है, रक्तचाप के उपचार के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप के उपचार अगर करना है तो बताइए किस पौधे का इस्तेमाल करेंगे? देखिए रक्तचाप मतलब रक्त दाब, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, बताइए किस पौधे का इस्तेमाल करेंगे? तुलसी का, नीम का, सर्पगंधा का, एलोवेरा का? बताइए। तो हम बताएंगे सर्पगंधा का करते हैं। सर्पगंधा कहाँ देखे हैं पता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्पगंधा इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी धमनी कौन सी है? आर्टरीज कौन सी है? आर्टरी, आर्टरी बोला जाता है। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है मानव शरीर की? तो महाधमनी है, ओर्टा बोलते हैं। ठीक है ओर्टा बोल दीजिए, ओटा बोल दीजिए, महाधमनी। ऑप्शन नंबर सी है ना, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी शिरा तो हम जान गए। 32वां प्रश्न है, कौन सा अंग जो है शरीर का रक्त बैंक माना जाता है? तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है ये बताइए? पीलिया को, यहाँ पे तो बेचारा जाता है ना पीलिया में, ठीक है, यहाँ पे जाकर नष्ट हो जाता है, तो पीलिया है ब्लड बैंक। 33 क्वेश्चन नंबर, 33 क्वेश्चन नंबर, चलिए 33 तो है, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे बताइए? सिग शिग्मो, याद क्या, सिफ गमनो, गमनो मैनोमीटर बोलते हैं। तो सिफ गमनो मैनोमीटर बोल दीजिए, यही हमारा ब्लड प्रेशर का नापने का उपाय करता है। इससे अब सवाल पूछता है, ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा क्या है? तो मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो इसमें क्या है? तो 150 से 120 mg बटा 100 ml अगर हो गया तभी बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 150 से लेके 260 mg बटा 100 ml रहा। तो चलिए 35वां प्रश्न आ चुके हैं। 35वां प्रश्न है, रक्त समूह एबी
मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाले को सार्वभौमिक ग्राहिता या ग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेचारा ब्लड को ग्रहण करता है, सबका ब्लड को ले लेता है। लेकिन कारण क्या है? जैसे ओ जो है बेचारा सर्वदाता है, तो ए बी क्यों है सर्वग्राही? ये सवाल आपसे पूछा है, तो बताइए? तो हम बता देंगे कि हाँ भाई ये है प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो क्योंकि इसमें रक्त के समूह में जो है एंटीबॉडी जो है नहीं पाए जाते हैं। तो एबी में एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, समझ गए? ये बात सत्य है ना? और एंटीबॉडी ओ में पाया जाता है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट करेंगे। अब देखिए 36वां प्रश्न है प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी क्या है बताइए तो? तो एंटीबॉडी क्या है ये पूछते, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन टिक लगा दीजिएगा। ये सब सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ नए अकेडमी में मिलेगा। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और बढ़ता हूँ। सिकल सेल एनीमिया किसकी विकृति से होता है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है किसकी विकृति से होता है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया अगर पूछे तो आरबीसी, आरबीसी ब्लड, रेड ब्लड, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर है रिस्पिरेशन, औषधि जो है किस लिए उपयोग की जाती है? तो रिस्पिरेशन की अगर बात करेंगे, समझ गए? रिस्पिरेशन, तो हम बताएंगे भाई रिस्पिरेशन की बात करेंगे ऐसे रिसर्पिन बोला जाता है, ठीक है? रिस्पिरेशन नहीं, रिसर्पिन, इंग्लिश में रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए होता है। तो उच्च रक्तदाब को कम करता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सी कोशिका जो है प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो कौन सी ऐसी कोशिका है जो प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है? तो वो है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ही तो है, ठीक है। यही तो है एंटीबॉडीज का करता है, जो कि ऊपर पढ़े थे, जो प्रतिरक्षी प्रोटीन्स बोलते हैं उसे। 40वां प्रश्न की बात करेंगे। 40वां प्रश्न आ गए, कनिका विहीन विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? बताइए। फ्लूइड पार्ट का अगर देखें, ब्लड का बात कर रहा है, तो कौन सा सेल्स कहते हैं? कनिका विहीनी, हाँ बताइए। प्लाज्मा, सॉरी प्लाज्मा ऑप्शन नंबर बी। हमको लगा गलत क्या बता रही है, प्लाज्मा ऑप्शन बी। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर, यदि दोनों माता पिता का रक्त समूह ए बी है, अगर माता पिता हमारे ए बी है मान लीजिए, तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा? मान लीजिए माता पिता ए बी ग्रुप के हैं, तो पुत्र क्या होगा? अपने पे सोचिए, सवाल दीजिए। तो हम बताएंगे भाई नॉर्मल बात है, अगर माता पिता ए बी ग्रुप के हैं, है ना, तो ए होंगे, बी होंगे और ए बी होंगे। यही 3 ब्लड ग्रुप से होंगे। ए होंगे, बी होंगे और ए बी। यही 3 ग्रुप के मेंबर होंगे। ओ ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे, जिनके माता-पिता ए बी हैं। अगर मान लीजिए 42वां प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में या स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की समान संख्या कितनी होती है? मतलब समान रूप से संख्या पूछे ना तो 15, मतलब 1 लाख बोल दीजिए। 1,50,000 से लेके 4,50,000 बता दीजिएगा। तो 1,50,000 से लेके 4,50,000 बता देंगे। 43 क्वेश्चन नंबर है कि एक वयस्क मनुष्य अडल्ट व्यक्ति में प्रति 100 एमएल रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 100 एमएल रक्त में हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा पूछ रहा है ना, तो आपको बताना है 14.5 ग्राम होता है। 14.5 ग्राम, ठीक लगा दीजिएगा। अगर मैं बात करूं 44 पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन किसके पाचन में सहायक एंजाइम है? तो पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो और टाइलिन हो, किसके पाचन में सहायक एंजाइम होगा? बताइएगा, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे। अरे भाई प्रोटीन ही होगा, तो प्रोटीन ही करना एंजाइम है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं? चलिए, अगर 45वां प्रश्न की बात करें, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त आयु जो ब्लड आरबीसी का ब्लड है, उसकी आयु अगर पूछे, एज पूछे तो कितना बताइएगा? हम बताएंगे भाई 100 से 120 दिन होगा, और क्या होगा? तो 100 से 120 दिन, ऐसे 120 दिन माना जाता है, तो 100 से 120 दिन रेशियो रखा गया है। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 46 क्वेश्चन नंबर है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि किससे, मतलब किसे कहते हैं? तो रक्त में ग्लूकोज की अगर मात्रा में अगर वृद्धि की बात होगी ना, तो किसे कहेंगे? प्लीज 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 प्लीज, कुछ नहीं है, बकवास कर रहा हूँ।
46 क्वेश्चन नंबर है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में अगर वृद्धि हो गई तो क्या कहलाएगी, या इसे क्या कहेंगे, या इसे किस नाम से पुकारेंगे? तो हाइपर ग्लाइसीमिया कहेंगे। तो हाइपर ग्लाइसीमिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी है, यही याद रखिएगा अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा तो ब्लड में। अगर 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो रक्त में उपस्थित कौन सा पदार्थ जो है संक्रमण रोगों से रक्षा करता है? देखिए, हम पहली बात इसका आंसर का जवाब दीजिए, इससे पहले मैं बता दूं कि रक्त जो पल्स ब्लड का बात कर रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र का पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसमें सिर्फ ब्लड की बातें हो रही है और तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ था। उत्सर्जन तंत्र में हम क्या पढ़े थे? कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा जो है हर टॉपिक में देख रहे होंगे कि हर टॉपिक से 29 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू चला रहे हैं सीरीज टॉपिक वाइज। तो हर टॉपिक में 60 क्वेश्चन तो शुरू में मिला है, लेकिन अब 60 क्वेश्चन तो हो नहीं रहा है। लेकिन इतना तो जान लीजिए कि हर क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपको करवा दिया गया है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अब जो पढ़ेंगे रोग का पढ़ेंगे, अंतःस्रावित ग्रंथि का पढ़ेंगे, वो अंतिम टॉपिक होगा। तो रक्त में उपस्थित कौन-सा जो पदार्थ है संक्रमण रोग से रक्षा करता है? बताइए। ग्लोब्यूलिन जो है वो संक्रमण रोग से रक्षा करता है। हमारे रक्त में उपस्थित जो होता है वो संक्रमण से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, या देखिएगा इन्फेक्शन से बचाता है, तो वो बचाता है ग्लोबुलिन बचाता है, ग्लोबुलिन, ठीक है? और एल्व्यूलिन जो होता है, ये जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे, है ना? ऊपर वाला में, तो वो काम क्या करता है? वो ऑस्मोटिक जो दाब होता है स्थापित करता है। ठीक है, ये चलिए 48 क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर है रक्त में कौन सा पदार्थ जो है रक्त का थक्का बनाता है? तो रक्त का थक्का बनाने वाला काम जो करता है, देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं कि रक्त का थक्का बनाने में 2-3 चीज का भूमिका होता है। थ्रोम्बोप्लाटिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर बनता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन मिलकर बनता है फाइब्रिन, और फाइब्रिन जो है ब्लड के साथ मिल जाता है तो बन जाता है रक्त का थक्का। तो इसमें ऑप्शन में ये चारों में से फाइब्रिनोजेन है, तो फाइब्रिनोजेन की भूमिका होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। 49 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिए कि ओ और ए बी, मान लीजिए ओ और ए बी माता पिता हैं, तो बच्चे किस रक्त समूह के होंगे? यही सवाल है डायरेक्ट। तो इसमें जो है संभावित जो रक्त समूह होते हैं, वो अगर ओ और ए बी मिला हुआ है तो ए बी होगा, लेकिन अगर अब ए बी का ही पुत्र होगा, या देखिए ए बी ब्लड का, ए ब्लड का होगा नहीं तो बी ब्लड का होगा, ये जान लीजिए। ओ ब्लड का ग्रुप का पुत्र नहीं होगा, ये समझ गए, और ना ए बी ब्लड का पुत्र होगा अगर वो मिला हुआ है तो। अब मान लीजिए जिनके माता पिता ए बी ब्लड के हैं, दोनों ए बी ब्लड के हैं, माता पिता दोनों, तो उनका रक्त समूह का बच्चा नहीं बनने की संभावना हो सकती है। तो इसमें सवाल पूछा नहीं बन सकता है, तो किस ब्लड का नहीं बन सकता है? तो जिनके माता-पिता एबी हैं, दोनों माता-पिता एबी हैं, तो पुत्र तो ओ नहीं बन सकता ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा। नहीं तो ए बन ही सकता है, बी बन ही सकता है, ए भी बन ही सकता है ना? रक्त के ग्रुप के पुत्र हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 41 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में कौन-सा रक्त जो है संबंधी रोग हीमोफीलिया से संबंधित है? मतलब कौन-सा निम्न में से कौन-सा ऐसा रक्त संबंधी रोग है जो हीमोफीलिया से संबंधित है ना? तो हीमोफीलिया से संबंधित है, तो वो है आघात से जो है रक्त स्राव होना। मतलब अगर मान लीजिए चोट लग गया, तो रक्त ना रुकना, यही दिक्कत है। रक्त रुक जाए तो दिक्कत नहीं है, रक्त नहीं रुकता है, ये हीमोफीलिया कहलाता है। अगर 52 की बात करें, 52 क्वेश्चन नंबर है कि उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तदाब अगर है, ठीक है? मतलब रक्तदाब का उच्च रक्तदाब है तो हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है। तो हाइपोटेंशन अलग है। हाइपोटेंशन मतलब होता है निम्न रक्तदाब, और हाइपरटेंशन मतलब हाई मतलब उच्च, और हाइपो हाइपो मतलब कूल, निम्न, ऐसे हाइपो हो गया, हाइपो दे दीजिए खुश हो जाएँगे, हाइपर हो जाएँगे तो टेंशन हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। 53 निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? तो निम्न जो रक्तदाब है उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन उच्च रक्तदाब। हाइपर हो गया, गुस्सा आ गए जी, है ना? बोलते हैं ना, अरे भईया हाइपर काहे हो रहा है? टेंशन नहीं लो, निम्न रहो, हाइपोटेंशन लो, निम्न स्तर का दाब लो, है ना? चलिए 54 खून में जो है
तरल पदार्थ हल्का पीला रंग का होता है, तो वह क्या कहलाता है? खून में हल्का पीला रंग का होगा ना तो प्लाज्मा कहलाएगा, ठीक है? रक्त प्लाज्मा कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये हो गए हमारे 54 क्वेश्चन नंबर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से खत्म हो गए।